हाय एवरीवन, आई एम सीए रौनक जैन फ्रॉम टेक्सन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बजट का अनाउंसमेंट। बजट का अनाउंसमेंट जो कि न्यू स्कीम से फेमस हुआ, न्यू स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, जहाँ पर अनाउंसमेंट कुछ ऐसी हुई कि आप मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दोनों पर्सन टैक्सेस पे कर सकते हैं एट द लोअर रेट और लोअर स्लैब। लेकिन कंडीशन उसमें ऐसी डाली गई कि आप किसी भी टाइप का डिडक्शन, अलाउंस एंड एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि नई स्कीम और ओल्ड स्कीम तो जैसा आप सभी जानते हैं, जो 1961 से बहुत सारे अमेंडमेंट्स को लेते हुए जो अब तक चल रही थी, दैट इज़ ओल्ड स्कीम, और नई स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई। अब बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या कन्फ्यूजन था कि हम कौन सी स्कीम में जाएं, हम न्यू स्कीम में जाएं या हम ओल्ड स्कीम में जाएं। तो ये सेशन इसी के लिए रखा गया है कि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाए कि आपको नई स्कीम में जाना है या पुरानी स्कीम में ही रहना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू स्कीम, उसके पॉइंट्स, कंपैरिजन्स एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट ओल्ड स्कीम के बारे में ज़्यादातर सब लोग जानते ही हैं, तो छोटा सा डिस्कशन उसका भी रखते हैं। सबसे पहले नई स्कीम में क्या क्या चेंजेस दिए गए, उसमें 6 छोटी स्लैब्स दी गई। मतलब आप 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30% ये स्लैब्स रहेंगी। आफ्टर दैट नो डिडक्शन, नो अलाउंसेस एंड नो एग्जेम्पशन, किसी भी टाइप का एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये डिडक्शन, एग्जेम्पशंस हटा देते हैं तो रिटर्न फाइलिंग अगर आप खुद कर रहे हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है, और जब रिटर्न फाइलिंग इतना सिंपल है तो मिस्टेक्स कुछ होंगी ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए गए, और ये उन लोगों के लिए सुटेबल और बेनिफिशियल है जो लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये तो सब अच्छी बातें हो गई कि नई स्कीम में सब कुछ लो रेट दे दिया, ये दे दिया, रिटर्न फाइलिंग बहुत सिंपल कर दिया गया। अब उसका जब दूसरा पहलू जानते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। पहले ऐसा था, ओल्ड स्कीम में बहुत सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स थी, तो बाय ऑब्लिगेशन ऑफ दैट आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते थे, जैसे कि LIC है, PPF है। लेकिन अब इस स्कीम में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है शायद आपकी इन्वेस्टमेंट करने की जो या सेविंग्स की जो हैबिट्स थी वो डिस्करेज हो जाए, बिकॉज एज सच कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आप जब नई स्कीम को भी ऑप्ट करें तो भले ही टैक्स सेविंग स्कीम ना हो तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं और जगह पर वाइज इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपके पास में एक रिटायरमेंट फंड हो। अदरवाइज आप अपना रिटायरमेंट एज में भी काम करते रहेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर एज ऑफ रिटायरमेंट। दूसरी चीज़, इस स्कीम में एक ग्रे एरिया अगर देखेंगे तो पहले ऐसा था कि लोगों ने टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीद लिए। एक सेंस होता था कि मेरा खुद का घर हो जाएगा और मुझे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एज सच देयर इज़ नो बेनिफिट इन दिस न्यू स्कीम। तो हो सकता है आप डिस्करेज हों रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करने से। सो दीज आर द कॉमन एरियाज ऑफ कंपैरिजन इन न्यू स्कीम। भले ही टैक्स रेट कम की है, बट साथ साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स कम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम ओल्ड स्कीम की ओर। ज़्यादातर आप सब लोगों को मालूम है कि ओल्ड स्कीम में क्या था, हाई टैक्स रेट्स हैं, सारे टाइप के डिडक्शंस, अलाउंस, एग्जेम्पशंस जो पहले अवेलेबल थे वो अभी भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन उनकी वजह से अगर आप खुद रिटर्न फाइल करते हो तो आपका रिटर्न कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स होता है तो साथ में मिस्टेक्स भी होती हैं। प्लस ओल्ड स्कीम में डॉक्यूमेंटेशन बहुत हाई था। वाई इट इज़ हाई? बिकॉज आप तरह तरह के एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस क्लेम करते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कभी भी असेसमेंट आया या स्क्रूटनी ओपन हुई तो उस टाइम पर आपने जितने भी एग्जेम्पशंस, अलाउंस, डिडक्शन जो भी लिया है उसका फिजिकल एविडेंस, मतलब अगर आपने LIC का बेनिफिट लिया है तो LIC की आपको रिसीट होनी चाहिए। आपने हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA का बेनिफिट लिया है तो सारे ईयर्स के रेंट डीड,
रेंट रिसिट्स वो भी आपके पास में होनी चाहिए। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ हाई और उतने लॉन्ग टाइम तक आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। लेकिन यहाँ पर हमको एक फ़ायदा ऐसा होता था कि हम भले ही ऑब्लिगेशन के तहत ही सही कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर देते थे और हर साल पीपीएफ एलआईसी में इन्वेस्ट करके हम भूल जाते थे वही इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो अमाउंट है वो एक बड़ा सम, एक फंड आपको रेडी मिलता था एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जो कि आपके लिए पीसफुल रिटायरमेंट एज स्पेंड करने के लिए बहुत काफ़ी होता था। सो ये मेरे विचार हैं ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम को लेकर। अब आपको जब तय करना है कि ओल्ड स्कीम में ही रहना है या नई स्कीम में जाना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग प्लान्स क्या चल रहे हैं, प्लस नियर टर्म नियर फ्यूचर में आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके। लाइक आपको घर खरीदना है, हो सकता है, लाइक आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, वो सारे प्लान्स को एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर इन सबको कंसीडर करके फिर आप तय कीजिए कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि ओल्ड स्कीम इज़ बेस्ट या न्यू स्कीम इज़ बेस्ट। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो एक बार आप अच्छे से प्लान कर लीजिए एंड डिसाइड कर लीजिए कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है। प्लस सीबीडीटी ने एक नोटिस इट्स नॉट नोटिस, इट्स अ सर्कुलर जारी किया था जहां पर आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है कि आप ओल्ड स्कीम में ही रहना चाहते हैं या नई स्कीम में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू ओल्ड एंड न्यू स्कीम, you can write us mail. Mail ID is given in description box. If you have any other query, you can write in the comment section. We'll be happy to help you. Plus subscribe our channel for more updates on income tax. Thank you so much.